बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सुहेल अफरीदी की मुश्किलात पर। क्या महाज आरई का उन्हें कोई फ़ायदा है, उन्हें किस तरह के इक़दाम करना होंगे, उनकी इमरान खान से मुलाकात ना कराई गई तो उनका लाएअमल क्या होना चाहिए, इस पर बात करेंगे। सलमान अकरम राजा की KP में इंतकाल इक़्तिदार के हवाले से कारकर्दगी पर उनके कायद ने उनकी खुलकर तारीफ़ की है। ख्वाजा आसिफ किस अमल को वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा का कारनामा करार दे रहे हैं, इस पर बात करेंगे। 27वीं तरमीम नाज़रीन कब पार्लियामेंट में मुतारफ़ कराई जाएगी, मगर पहले सबसे ज़िक्र हो जाए सुहेल अफरीदी बतौर वज़ीर आला हलफ उठाने के बाद से ही मुश्किलात का शिकार है। एक तरफ PTI के हौसले कई गुना बढ़ गए हैं, मोरल बूस्ट बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ प्रैक्टिकली देखा जाए तो सुहेल अफरीदी पर दबाव जो है वो बहुत हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। मरकज़ी हुकूमत ने जानबूझकर उनसे महाज आरई शुरू की हुई है और जिस तरह मैंने 3 दिन पहले भी अर्ज़ किया था, इसका मकसद तो बिल्कुल वाज़ेह है कि सुहेल अफरीदी के इंतखाब के हवाले से वो अपने दावों में नाकामी को इस महाज आरई के ज़रिए छुपाना चाहते हैं। इसलिए सुहेल अफरीदी को मेरी राय में मुखालिफिन की पिच पर खेलने की बजाय उन्हें अपनी पिच पर खिलाना होगा। इमरान खान से मुलाकात के हवाले से उन्होंने तमाम मुमकिन दरवाज़ों पर दस्तक दे दी है और सुहेल अफरीदी अब इसे अपनी सियासत का, मेरा ख़्याल है, मेरी नाक़िस राय में अपनी सियासत का इसको मुस्तकिल रोग ना बनाएं। कल वफाक में एक अहम इजलास में शिरकत ना करके भी उन्होंने अपनी नापसंदीदगी का अच्छा खासा मौसर अंदाज में पैगाम पहुंचा दिया है। मेरे ख्याल में अब उन्हें मामलात को मामूल पर लाने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। उन्हें आइंदा जब भी वफाक के साथ किसी इजलास में जाने का मौका मिले तो वहाँ एजेंडा आइटम के साथ साथ अपना एहतजाज भी भरपूर अंदाज में, बुलंद आवाज़ में रजिस्टर करवाएँ। वहाँ बताएं कि उनकी अपने लीडर से मुलाकात क्यों रोक रखी है। इस सतह पर बेबाकी से अपना मौक़िफ़ बयान करने का एक अलग ही मज़ा होता है, एक अलग ही फ़ायदा होता है। इसलिए सुहेल अफरीदी को ये मौक़े भी ज़ाया नहीं करने चाहिए। तमाम ऑप्शंस पर काम करना चाहिए। अपने मुखालिफिन को कट टू साइज़ करने के और भी कई सियासी तरीके हैं जिनका भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इजहार किया जाना चाहिए। सबसे पहले तो पेशावर में एक जलसा रखें और उसे उसी तरह मुनक्किद करें जिस तरह उनके लीडर चाहते थे, वैसा नहीं जैसे अली अमीन ने किया था। यकीन करें पेशावर में सियासी ताकत का मुजाहरा इस्लामाबाद के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम होगा। सिर्फ पेशावर नहीं, एक जलसा सवाबी और एक DI खान और एक कबायली इलाके में करें और भरपूर तैयारी के साथ जलसे जो है ये अपने उनके सियासी जो मुखालिफिन हैं उनको मबहूत करके रख देंगे। एक और बात ये है कि आप अपनी काबीना के क़याम में ज़्यादा ताख़ीर ना करें। एक बहुत खूबसूरत क्राइटेरिया बनाया है, एक मयार मुकर्रर किया है जो पढ़ने के काबिल है, जो देखे जाने के काबिल है। सिर्फ KP में नहीं बल्कि पाकिस्तान के हर सूबे में, हर जगह पे, हर ऐवान सियासत में उसको गाइडलाइन के तौर पे इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जो मयार मुकर्रर किया है वज़रा की तकर्री के लिए, वज़रा के इंतखाब के लिए सुहेल अफरीदी ने। अच्छा नाज़रीन, फ़ौरी तौर पर ऐसे लोगों को अपनी काबीना में लाना चाहिए जिनकी इमरान खान के नज़रिए से कमिटमेंट किसी शक व शुबे से बालातर हो। और ये जो सुहेल अफरीदी ने बनाया है, मयार बनाया है, वो बहुत खूबसूरत है। मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, उनकी कॉन्फिडेंशियल है, वो शायद उसमें हो, लेकिन यही जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूँ ये पहले नंबर पे ही है। सुहेल अफरीदी के लिए दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पर तालीम और ईमानदारी है। सुहेल अफरीदी के लिए नाज़रीन एक और फ़िक्रमंदी की बात है, वो ये कि खैबर पख्तूनख्वा PTI की सीनियर क़यादत एक नौजवान के इंतखाब पर दिल ही दिल में कुछ थोड़ी सी रंजीदा ज़रूर है। सुहेल अफरीदी उन अंकल्स का एतमाद भी बहाल करना चाहिए, उनको उनसे रब्ता रखना चाहिए, उनसे मशवरे मांगने चाहिए, मशवरे करने चाहिए, मुशावरत जारी रखनी चाहिए, मगर अमल वो अपनी पूरी सलाहियतें बरूए कार ला कर करें। लेकिन हाँ, एक बात हमेशा ज़हन में रखें कि इमरान खान की रिहाई का रास्ता सड़कों पर आने से ही निकलेगा। सुहेल अफरीदी जो मर्ज़ी करें मगर सड़कें गर्म रखने के मंसूबे को कभी भी ठंडा ना पड़ने दें। इसके लिए वज़ीर आला हाउस के दरवाजे 24 घंटे नौजवानों के लिए खोले रखें और वो अभी तक खुले हैं। एक एक जो अहम नौजवान रहनुमा से ज़ाती तौर पर रब्ता रखे हुए हैं। सुहेल अफरीदी अगर मज़ीद इसको जारी रखने में कामयाब हो गए, उनकी मुश्किल का हर ताला खुलता चला जाएगा, सिर्फ आजमाइश शर्त है।
अच्छा नाज़रीन, तोशाखाना 2 केस में हैरानकुन तौर पर 12 रोज़ का इल्तवा कर दिया गया है। हालांकि इससे पहले अदालत 1 रोज़ का इल्तवा देने को भी तैयार नहीं थी। इस पर मुख्तलिफ अंदाज में चेमोगोइयाँ हो रही हैं। तोशाखाना 2 केस में दोनों तरफ के वकाला अपने हतमी दलाइल भी दे चुके हैं। अब इन दलाइल पर दोनों तरफ से जवाब ही रह गया है और ये भी ज़्यादा से ज़्यादा एक आध पेशी में हो जाएगा। फिर इतनी लंबी तारीख क्यों दी गई है? तोशाखाना 2 केस की गुज़िश्ता समात पर ही इमरान खान ने इस खदशे का इजहार कर दिया था कि ये अब मुझे आइसोलेट करेंगे और इस खदशे के पेश नज़र इमरान ने नौमुंतखब वज़ीर आला सोहेल अफरीदी से मुतालिक भी कुछ हिदायत दी थी। बज़ाहिर तोशाखाना 2 केस में लंबी तारीख देने का मकसद ये लगता है कि इमरान खान के साथ सोहेल अफरीदी की मुलाकात भी ना हो सके। अगर ऐसा ही है तो सोहेल अफरीदी की किसी भी सूरत में इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी जाएगी, सीधी बात है। गुज़श्ता रोज़ राना सनाउल्लाह ने भी कह दिया है कि वज़ीर आज़म का काम जेल में किसी की मुलाकात अरेंज करना नहीं है। उन्होंने तो यहाँ तक बल्कि कह दिया है कि इमरान खान से मुलाकात कराने का इख्तियार ना वज़ीर आज़म के पास है ना वज़ीर आला मरियम नवाज़ के पास है, वो इख्तियार सुप्रीडेंट डयाला जेल के पास। राना सनाउल्लाह साहब, खुदा दा खौफ करो थोड़ा जा, क्या बात कर रहे हैं? कोई आपसे पूछने वाला नहीं कि हजूर वाला सुप्रीडेंट डयाला जेल पोलैंड की हुकूमत के मतहत नहीं काम करता, वो पंजाब हुकूमत का मुलाजिम है। तो फिर ये इख्तियार मरियम नवाज का है कि वो किसी भी कैदी की मुलाकातों में पेश आने वाली रुकावटों को दूर करें, इंसाफ तो दिलाएं। मगर मेरे ख्याल में सोहेल अफरीदी की मुलाकात शायद नहीं होने दी जाएगी जल्द। इस तरह इस खिफत को मिटाने की कोशिश होगी जो सोहेल अफरीदी के इंतखाब में बहुत सारी कुव्वतों को उठानी पड़ी है। मेरे ख्याल में चीज़ों को यकतरफा अंदाज में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बतौर वज़ीर आला सोहेल अफरीदी की पटारी में भी कई ऐसे सांप मौजूद हैं जो मुखालिफिन को डसने ही नहीं बल्कि बुरी तरह निढाल करने की सलाहियत भी रखते हैं। नाज़रीन, अली अमीन की इक़्तिदार से अलहदगी जहाँ सोहेल अफरीदी के लिए सियासी कामयाबी का पैगाम लाई है, वहीं इस पूरे अमल के दौरान सलमान अकरम राजा की कायदाना और इंतज़ामी सलाहियतें भी निखर कर और खुल कर सामने आई हैं, जिसका मैं बारहा जिक्र करता हूँ। सलमान अकरम राजा ने बता दिया कि वो बहरानी कैफियत में न सिर्फ पार्टी की क़यादत के अहल हैं बल्कि उनकी बर वक्त फ़ैसले करने की सलाहियत ऐसी है जो मुखालिफिन को चारों शाने चित कर सकती है। सलमान अकरम राजा ने जिस मुश्किल वक्त पर तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया, ऐसा फ़ैसला भी कोई दलेर और बहादुरी कर सकता है। वो अपने प्रोफेशनल कैरियर के अरूज पर थे, हर तरफ उनकी कानूनदानी के डंके बज रहे थे और वो अपनी वकालत पर तवज्जो देते रहते तो किसी भी सियासतदान से कई गुना ज़्यादा शाहाना ज़िंदगी गुजार सकते थे। मगर ऐसे वक्त में उन्होंने एक ज़ेर अताब पार्टी का इंतखाब किया। मुझे अच्छी तरह याद है उनको सियासत की, हालांकि शायद वकला सियासत में किसी हद तक रहे हों, लेकिन जब ये पीटीआई के कैंडिडेट्स को जलसे नहीं करने दिए जा रहे थे तो बिल्कुल एक मासूम बच्चे की तरह उन्होंने मुझे फ़ोन किया किसी रेफरेंस में। उन्होंने कहा कि जुनैद भाई हम अपना जलसा कहाँ रखें, और बिल्कुल वो उस वक़्त सियासत की ABC से भी नाबलद थे। बिल्कुल एक बच्चों की तरह बात कर रहे थे कि कैसा जलसा गाह होना चाहिए, कैसा लगेगा। तो उस वक्त तो जहाँ पर मैंने उनको सजेस्ट किया तो वो लोगों का एक तूफ़ान था, सैलाब था, तूफ़ान बलाखेज़ था कि संभाला ही नहीं गया। तो उनको समझ आ गई सलमान अकरम राजा साहब को कि ये सियासत जो है ये असल में अवामी ताकत ही का नाम है, इसको आप हदूदों क़यूद में बंद नहीं कर सकते। उनको उसी दिन ही समझ आ गई थी। अब नाज़रीन, ऐसी पार्टी जिसके इक़्तिदार के दिनों के रहनुमा जो हैं वो एक एक करके छोड़ के जा रहे थे, तो उन हालात में पीटीए का सेक्रेटरी जनरल बनना हर लिहाज से देखा जाए तो घाटे का सौदा था ना। लेकिन सलमान अकरम राजा जो है वो सियासत का कोई तजर्बा नहीं रखते थे, जैसे मैंने अर्ज़ किया। तो सियासी जोड़ तोड़ भी उन्होंने कभी नहीं किया था। उनका असासा सिर्फ ये था कि जमहूरियत और इंसानी हकूक़ के लिए वो कोशा रहते थे और इसी ज़ादे राह के साथ वो तहरीक इंसाफ में आए थे। फिर सोहेल अफरीदी की वज़ारत आला के कठिन फ़ैसले को कामयाबी से हमकिनार करना उनकी सियासी सूझबूझ का एक मास्टरपीस या शाहकार साबित हुआ। यही वजह है कि ख़ुद इमरान खान भी उनकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सके, जिनका कहना यह है कि केपी में वज़ीर आला की तब्दीली के मरहले के दौरान सलमान अकरम राजा ने मीडिया और हाई कोर्ट में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। उन्होंने जिस एहसन अंदाज में अपनी ज़िम्मेदारी निभाई है, मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये खान साहब ने कहा। इमरान खान के ये तौसीफ़ी कलमात में रखा सलमान अकरम राजा के लिए किसी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से कम नहीं है। नाज़रीन, अच्छा नाज़रीन, TLP पर पाबंदी की सिफारिश करने के बाद नून लीग के रहनुमा इसे बहुत बड़ा अपना कारनामा करार दे रहे हैं।
बहरहाल ये तो वक्त ही साबित करेगा कि ये कितना बड़ा कारनामा है। अलबत्ता ख्वाजा आसिफ ने उछल उछल कर बयानबाजी शुरू कर दी है। वो कहते हैं कि जी पंजाब में बलवे और लाकानूनियत से जिस तरह वज़ीर आला मरियम नवाज़ की क़यादत में इंतज़ामिया ने हैंडल किया है इन बलवों को, वो काबिल तारीफ़ है। ख्वाजा आसिफ मज़ीद कहते हैं कि हमें रियासत का सॉफ्ट स्टेट इमेज ख़त्म करना होगा। पहली दफ़ा ऐसे किसी हुक्मरान के मुँह से सुना कि जी सॉफ्ट स्टेट इमेज ख़त्म करना होगा। पहले तो हमेशा कहते हैं कि जी रियासत का, हम तो यही सुनते आए कि जी रियासत का सॉफ्ट इमेज, और इस पे तो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने अरबों रुपया लगा दिया था। तो अब ये पहली बार वज़ीर दिफा के हम मुंह से सुन रहे हैं, वो कहते हैं कि हमें रियासत का सॉफ्ट स्टेट इमेज ख़त्म करना होगा। पता नहीं सॉफ्ट स्टेट इमेज है कहाँ, वैसे पहले वो तो लबो ना। फिर वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान को कानून और आइन के मुताबिक एक हार्ड स्टेट की शनाख्त बनाना होगी। अजीब बात कही है वैसे। पंजाब ने इसकी इब्तदा कर दी है। ख्वाजा साहब मज़ीद कहते हैं कि जी वो TLP के मुतालिक जिस तरह पंजाब हुकूमत ने फैसला कुन रवैया अपनाया है, ऐसी तमाम तंजीमों से मामला तय करने की हिकमत अमली में पंजाब की तकलीद करना होगी। लेकिन ख्वाजा साहब ये फैसला करेगा कौन कि किस तंजीम के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई करनी है? ये आप करेंगे फ़ैसला या मोहतरमा करेंगी फ़ैसला? बता दें ना, तो फिर तो कुछ भी नहीं बचेगा। अपनी इस ट्वीट के ज़रिए ख्वाजा आसिफ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जी TLP के ख़िलाफ़ जो कुछ भी हुआ है उसका तमाम तर क्रेडिट जो है वो मरियम नवाज़ को जाता है। वो इस पूरे वाक़े की ज़िम्मेदारी भी उन पर डाल रहे हैं कि ये उनका कारनामा है। अब समझ नहीं आ रही कि ख्वाजा साहब इस सारी गुफ्तगू में मैडम वज़ीर आला से मुताल्लिक़ कोई बारीक वारदात तो नहीं कर रहे, क्योंकि पंजाब हुकूमत की तर्जमान ने TLP के उनके जो खिलाफ ऑपरेशन है मरियम नवाज़ के किरदार के हवाले से इस तरह रोशनी नहीं डाली जैसे ख्वाजा साहब इस सारी कार्रवाई के फ़वाइद समेट कर मैडम वज़ीर आला की झोली में डाल रहे हैं। फिर भी ख्वाजा आसिफ से इतना ही कहना है कि रियासत ऐसी तंजीमों के ख़िलाफ़ हार्ड स्टेट बनी तो फिर इस पॉलिसी पर कायम भी रहा जाए, फिर कायम रह के दिखाइएगा। अच्छा नाज़रीन, बहरहाल 26वीं आइनी तरमीम का केस अदालत में लगा हुआ है। इस पर अभी कोई फ़ैसला नहीं आया, मगर इसी दौरान 27वीं तरमीम की बातें होने लगी हैं। आज़म नज़ीर तारड़ ग्रुप के सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन जीतने के बाद बिल्ली थैले से बाहर आ गई। सुप्रीम कोर्ट बार के नौमुंतखब सदर हारून रशीद ने तो 26वीं तरमीम के हक़ में फ़ैसला भी दे दिया। उनका कहना यह है कि 26वीं तरमीम हमें कबूल है, क्योंकि इसके ज़रिए जजेस की तैनाती का इख्तियार जो है वो अवामी नुमाइंदों के हाथ में आ गया है। और साथ ही एहसन बोन साहब ने कह दिया कि जी अब 27वीं तरमीम लाई जाएगी जिसके ज़रिए आइनी अदालत का क़याम अमल में लाया जाएगा। ज़राए कहते हैं कि 27वीं तरमीम के लिए होमवर्क मुकम्मल कर लिया गया है, जिसके तहत आइनी बेंच ख़त्म करके एक आइनी अदालत बनाई जाएगी और उसके जजेस के लिए उम्र की हद 70 साल मुकर्रर की जाएगी। अब ज़राए के मुताबिक 27वीं तरमीम जल्द से जल्द मंजूर कराई जाएगी, क्योंकि इस तरमीम के ज़रिए जस्टिस अमीनुद्दीन को आइनी अदालत मुंतकिल किए जाना है और उनकी मुद्दत मुलाजमत इसी साल नवंबर में मुकम्मल हो रही है। इसलिए नवंबर से पहले 27वीं तरमीम लाना ज़रूरी हो जाएगी। 27वीं तरमीम में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस का भी इलाज किया जाना है। नाज़रीन, ये 5 जजेस इस निज़ाम के गदले पानी में वक्तन फ़वक्तन कोई पत्थर फेंक कर इर्ताश पैदा करते हैं, जुर्म अज़ीम करते हैं। ज़राए के मुताबिक 27वीं तरमीम में आइन के आर्टिकल 200 में तरमीम की जाएगी। इस आर्टिकल के मुताबिक किसी भी हाई कोर्ट के जज का तबादला जो है वो मुतल्लिका जज की रजामंदी से मशरूत है। अब तरमीम के ज़रिए इस आर्टिकल से कॉन्सेंट का लफ्ज़ निकालना है, यानी किसी भी जज का तबादला उसकी मर्ज़ी के बगैर भी हो सकता है। 27वीं तरमीम पर हुकूमत ने अपना काम मुकम्मल कर लिया और ये तरमीम किसी भी वक्त जो है वो पार्लियामेंट में पेश की जा सकती है। आज नाज़रीन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का भी इजलास हुआ है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ 5 शिकायत खारिज जबकि 2 पर कार्रवाई का फैसला किया गया है। मुमकिना तौर पर जस्टिस तारिक जहांगीरी के खिलाफ दायर शिकायत पर कार्रवाई का फैसला किया गया। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने भी फैसला दे दिया है कि जस्टिस जहांगीरी का मामला मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा और उन्हें घर भेजा जाएगा। जब जस्टिस जहांगीरी को सुप्रीम कोर्ट ने आर्जी रिलीफ दिया था तो उस वक्त भी आपको याद होगा कि इस खाकसार ने अर्ज़ किया था कि ये रिलीफ सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात तक है। इसके बाद ख़ुद जुडिशल कमीशन जस्टिस जहांगीरी के ख़िलाफ़ मामला आगे बढ़ाएगा और लगता है कि आज ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हो गया। आखिर में नाज़रीन कोमल जोया के 2-4 अशार सुन लें। शहर सकूं में बाइस से उस्ताद कौन है, किसने ये जाल बुन दिया सयाद कौन है, ऐसा हुनर के खुद पे ना इल्ज़ाम आ सके, ए माहिर जफ़ा तेरा उस्ताद कौन है।
उजड़े हुए हैं लोग भी, दिल भी, मकान भी, इस शहर बेअमान में आबाद कौन है। ए किस्सा गो ये दास्तां बेरंग सी लगी, ए किस्सा गो ये दास्तां बेरंग सी लगी, मैं भी नहीं तो शामिले रूदाद कौन है। एक मसखरा भी मुझ पे अब उंगली उठाएगा, एक मसखरा भी मुझ पे अब उंगली उठाएगा, अफसोस देखिए मेरा नक़ाद कौन है। अपनी अना का दायरा अपनी गरज की जेल, अपनी अना का दायरा अपनी गरज की जेल, सब लोग कैद हैं तो फिर आज़ाद कौन है। सब लोग कैद हैं तो फिर आज़ाद कौन है। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।